Good evening, dear children. Today I brought topic of contemporary centers of power. Now new topic is rising Chinese economy. We had studied in last topic that China has closed in initial period of independent of China. China closed its economy from outsider. जैसे इंडिया ने भी अपनी इंडिपेंडेंट के 30-40 ईयर्स तक अपनी इकोनॉमिक मार्केट को क्लोज़ रखा था, ऐसे ही चाइना ने भी अपनी मार्केट को क्लोज़ रखा. कम्युनिस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया था पॉलिटिक्स में, बट चाइना को इसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़े. अब वो क्राइसिस क्या थे? इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना. चाइना फेस्ड अ क्राइसिस सिमिलर टू द यूएसएसआर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी. अब जैसे यूएसएसआर में लॉसेस हो गए थे कि उन्होंने मतलब कि अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, उन्होंने अपने हिसाब से मतलब कि कम्युनिज्म सिस्टम रखा था, कैपिटल सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था, कैपिटलिज्म को इग्नोर किया था, तो उन्हें भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे. सेम क्राइसिस चाइना को भी फेस करने पड़े. अब कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम थी? इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो रही थी लेकिन स्लो हो रही थी, और इंटरनेशनल ट्रेड जो थे वो बहुत कम थे, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि क्लोज मार्केट इकोनॉमी क्लोज रखी थी. और पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी. लोगों की जो इनकम थी वो बढ़ नहीं रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सस्टेन रह रहे थे. इनएबिलिटी टू जनरेट इनफ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, और वो अपनी इंडस्ट्री से सरप्लस नहीं हो पा रहा था. जो अभी चाइना की कंडीशन है उससे बहुत वर्स्ट कंडीशन थी उस टाइम पीरियड पर. अब चाइना ने जब उनकी ये ड्रॉबैक्स चाह रहा था सोशलिज्म की वजह से, तो चाइना ने पॉलिसी में चेंज किया 1970 में. कुछ डिसीज़न लिए उन्होंने उस टाइम पर. तो उस टाइम के प्रीमियम थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे जो एनलाई. उन्होंने 1972 में चाइना इस्टेब्लिश रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट, एंडिंग इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन. अब 1972 में चाइना अपनी आइसोलेशन को एंड करता है और रिलेशन इस्टेब्लिश करता है यूनाइटेड स्टेट्स से. 1973 में जो इनके प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर थे जो एनएलआई ने 4 मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स बताए. वो क्या क्या थे? एग्रीकल्चर में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा, इंडस्ट्री में ये इनकी पिक्चर है सामने, ठीक है, इंडस्ट्री में चेंज करा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंज किया, और मिलिट्री में चेंज किया. इसमें मॉडर्नाइजेशन लेकर आए. क्या क्या मॉडर्नाइजेशन लाए ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. साथ ही जो इनके एक नए जो प्रीमियम आते हैं, डेंग जियापिंग रिफॉर्म्स, ये इनके फिनेंस एडवाइज़र होते हैं. ये अपने 1978 में ये ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. इससे सारे चेंजेस आएंगे. इनका मेन एम होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. अभी तक इन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था, अब ये फॉरेन कैपिटल लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और उसके लिए उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी. यहाँ से जो MCQ बनता है, हु इंट्रोड्यूस ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना एंड इन विच ईयर? 1978. डेंग जियाओपिंग. ये इनकी पिक्चर है डेंग जियाओपिंग की. Gradual introduction of market economy, China followed its own gradual approach towards market economy. अब इन्होंने शॉक थेरेपी अडॉप्ट नहीं करी. शॉक थेरेपी में क्या था? ऑल ऑफ सडन इन्होंने चेंज करा. जो USSR में था, हमने पहले भी पढ़ा, उन्होंने ऑल ऑफ सडन पूरी की पूरी सोशलिज्म को चेंज कर दिया, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को चेंज कर दिया. इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको इंट्रोड्यूस करा. जैसे सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेट करा. सारे पूरे सेक्टर में सब चीज़ में इकट्ठे ओपन मार्केट पॉलिसी नहीं लेकर आए. धीरे धीरे इन्होंने पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करा 1982 में. अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने जो ये अपनी मार्केट इकोनॉमी ओपन करी थी, ये हर जोन को इन्होंने ओपन नहीं करा. हर एरिया से इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाया. इन्होंने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन रखे. इसे सेज भी बोलते हैं, अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर टू इस्टेब्लिश देयर इंटरप्राइज. तो इनके कुछ 4 एरियाज़ थे जिन एरियाज़ को इन्होंने इकोनॉमिक जोन में रखा था. द चाइनीज़ स्टेट कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग द मार्केट इकोनॉमी. इसी तरह से इन्हीं चाइनीज़ स्टेट ने, जो वो 4 स्टेट इन्होंने डिसाइड करे थे, उनमें से एक था जूनजाम, जीजोन,
और इसी तरह के कुछ नाम थे जो 4 थे। इसमें इन्होंने अपनी मार्केट इकोनॉमी को ओपन करा था और सरकार ने सेंट्रल रोल प्ले करा था ओपन मार्केट इकोनॉमी में। अब जो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे उसके क्या क्या रिजल्ट रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हेल्प चाइना ब्रेक आउट ऑफ इकोनॉमिक स्टेगनेशन। अब जो इनका इकोनॉमिक स्लो हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही थी, तो वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया, इकोनॉमी डेवलप होने लगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब जब इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करा तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में ग्रोथ हुई, रूरल इनकम बढ़ी, हाई रूरल सेविंग्स एनकरेज्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज़। और जब रूरल में इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, और जब सेविंग होगी तो रूरल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होंगी, और जब रूरल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। नाउ अब इन्होंने एक चीज़ और करा था, ग्रोथ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड सेज लेड टू फेनोमेनल इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। इन्होंने फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज़ करा, कैसे करा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब चाइना मेजर पार्ट बन गया, मेजर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनका जो दूर के देशों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। अब इससे इन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाया, वहाँ के रिसोर्सेज को इन्होंने यूज़ किया और इनकम जनरेट करी। इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। चाइना एक्यूमुलेटेड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। दीज रिजर्व्स एनेबल चाइना टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑन इन अदर कंट्रीज़। अब जब ये रिज़र्व बढ़ेंगे तो चाइना का इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उनका अमाउंट भी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।